हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज हम बात करेंगे एक नई मानवा के बारे में। इसकी स्टोरी कतई मस्त है। आप ये सुनोगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। इसमें स्टोरी एक वैम्पायर पे होती है और चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक चांदनी रात के सीन और रास्ते पहाड़ों के साइड पे एंड उसमें जा रही है एक तेज़ रफ्तार में गाड़ी। और कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं, एक मैकलैरन। चमकती रात में एक सुंदर मैकलैरन से निकलता है हमारा एमसी सिल्वेस्टर। नीली आंखें, सफ़ेद बाल। हमें एक जगह दिखाई जाती है जैसे कि दो बंदे बैठे होते हैं, आग लगा के बातें कर रहे होते हैं। उन्होंने एक नया इलीगल ड्रग लाया है जिसे साइक्लिडिक मून कहते हैं। जो लोगों ने उसे स्मगलिंग करवाया है उन्होंने उसके लिए पैसे भी दिए हैं। तभी एंट्री होती है हमारी एमसी, नीली आंखें, सफ़ेद बाल, हमारे सिल्वेस्टर की। सिल्वेस्टर एक हाथ जेब में और एक कंधे पे स्वॉर्ड वाला वॉक्स। तभी उनमें से एक बोलता है कि आज एक और गेस्ट आने वाला है क्या। दूसरा बंदा उठता है और सिल्वेस्टर को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास इनविटेशन है। तभी हमारा हीरो निकलता है डेजर्ट ईगल और रखता है उसके सर पे और चला देता है। खोपड़ी फट जाती है, खून के छींटे उड़ते उड़ते दूसरे बंदे के चेहरे पे भी लगते हैं। शक्ल पे 12 बज जाते हैं। इस चुप्पी को तोड़ते हुए हमारा सिल्वेस्टर कहता है, क्या ये चलेगा इनविटेशन की जगह। सीन चेंज होता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग मस्त ड्रग्स कर रहे होते हैं। फिर हमें डीजे ऑपरेटर को दिखाया जाता है जो एक लड़की होती है, मस्त म्यूज़िक बजा रही होती है। तभी हम देखते हैं लाल आंखें जिनसे खून रिस रही होती है और उस इंसान के गले पे काट रहा होता है एक वैम्पायर। उसकी आंखें लाल लाल होती है और चेहरे पे मस्त सॉस की तरह खून लगा होता है जिसे वो चाट रहा होता है। तभी हम डीजे वाली लड़की की दिखाई जाती है जिसके शक्ल पे 12 बज जाते हैं। वो वैम्पायर कहता है, क्या रे तेरे पास और मज़ेदार सॉन्ग्स नहीं है जिनको सुन के मेरा मूड अप हो जाए। शायद साले को भोजपुरी सुनना था, माहौल नहीं बन रहा था ना शायद इसीलिए। और कहता है, हम तुम सिर्फ मज़ेदार गाना ढूंढो और उन्हीं को बजाते रहो। क्या ये मुश्किल है? अगर ये काम तुमको मुश्किल लग रहा है तो मुझे अपनी भूख को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें राइटर की एक लाइन दिखाई जाती है जिसमें राइटर बोलता है, वैम्पायर्स के लिए इंसान कुछ नहीं, बस एक शिकार है या खिलौना। वैम्पायर की आंखें क्या ही डरावनी लग रही होती है, बिल्कुल क्रीपी सा स्माइल। और तभी एंट्री होती है हमारे एमसी की, ब्लू आइज़ लेके। राइटर बोलता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे वैम्पायर भी डरते हैं और हम उन्हें कहते हैं वैम्पायर हंटर्स। हमारे एमसी की एंट्री से एक बॉडीगार्ड उड़ के जाता है और हमारे एमसी कहता है, देखो तो इन चेहरों को, लगता है मुखिया कुछ ज़्यादा ही मज़ा कर रही है। और क्या ही बैड एस पैनल है, वैम्पायर से ज़्यादा अपना एमसी वैम्पायर लग रहा है, बस 2 साइड वाले दांतों की कमी है। तभी हमारा वैम्पायर्स में से एक कहता है, कौन हो तुम तो यहाँ नहीं बुलाए गए। हमारा एमसी दोबारा मस्त डेजर्ट ईगल निकालता है और फिर से सीधे सर पे गोली मारता है और कहता है, क्या रे तुमने मुझे दुखी कर दिया। मुझे पता चला कि तुम अपने माँ बाप के ट्रेसेस को ढूंढने में मुश्किल हो रही है जुकियो। हाँ, जुकियो उसी सॉस चाटने वाले का नाम है। बट अगर सोचा जाए, जुकियो तुम्हारे उस माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जुकियो पार्टी मेंबर्स के सामने ये तो कुछ नहीं है। और तुम इन थर्ड क्लास गैंग्स से डील करने लगे। तुम्हारे वो मरे हुए जुकियो क्या बोलेंगे जब वो ये देखेंगे? वो तो रोने लगेंगे, जबकि वो आज तक एक बार भी आंसू नहीं टपका है। हमारा जुकियो भाई की नसें फटने लगती है ये सब सुन के। हमारा जुकियो भाई कहता है, तो ये तुम हो वो लॉन्ग सिल्वर हेयर प्रिंस जिसे निकाल दिया गया है वेटिकन से, द ट्रू डीमन हंटर सिल्वेस्टर। और एक डेविल से स्माइल देते हुए कहता है कि मैं आज की रात तुम्हारे खून से सजाऊंगा। और चेले चपाटे कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं। सिल्वेस्टर भाई भी कहता है, तुम्हारी खातिरदारी अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे पास पेरेंट्स जो नहीं है और वैम्पायर्स उस पर टूट पड़ते हैं। और हमें खून उड़ते हुए दिखाता है। गेस व्हाट? खून किसका? हमारे एमसी। ना ना, नॉट पॉसिबल। वैम्पायर्स का। हमारा एमसी मस्त बैडास तरीके से खून उड़ाता हुआ। तभी हमारा एमसी बीच से अपनी स्वॉर्ड लेके निकलता है और कहता है, लगता नहीं है तुम्हारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मुझे तुमसे चाहिए होगी, क्योंकि जैसे ही तुमने मुझे मारने का सोचा तभी तुम सारे नल्लों में से सबसे नल्ले बन गए। इसे सुनकर हमारे विलेन के पीछे लग गई आग और वो सीधा हमारे सिल्वेस्टर भाई पे किया अटैक। हमारे सिल्वेस्टर भाई मस्त अपना डेजर्ट ईगल रॉबिन हुड स्टाइल में घुमाते हैं, दाएं 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 गोली चला देते हैं। एक दो गोली भले ही जोकियो भाई को लगती है, लेकिन वो अपने हाथ को स्ट्रेच करके मॉन्स्टर वाले हाथों में बदल के सीधा हमला करता है हमारे सिल्वेस्टर भाई पे। और वो
उसे डॉज करते हैं अपनी तलवार से और कहते हैं ओ मतलब तुम्हें बदलना भी आता है। हमारे जुकियो भाई अपना हाथ सिल्वेस्टर के बॉडी में घुसाने ही वाले थे कि सिल्वेस्टर भाई डेजर्ट ईगल निकाल के सीधा उसका हाथ ही बीच से गायब कर देते हैं और एक लात सीधा उस जुकियो भाई के बिस्किट्स पे मारते हैं। मुझे तो लगता है पक्का उसके बिस्किट्स क्रैक हो गए होंगे। उनके चेहरे देख के तो यही लगता है सीधा दीवार से टकराते हैं और जैसे ही धूल हटती है हम देखते हैं कि जुकियो भाई अपना लंबा हाथ लिए मस्त गिरे पड़े हैं और हमारा सिल्वेस्टर कहता है अपने एक दोस्त को कि तुम थोड़ा रुक नहीं सकते। हमें देखते एक नए चेहरे को, जियांग जुन। ये भी एक वैम्पायर हंटर है लेकिन मैं इसे जुन बुलाऊंगा। जुन भाई बॉडी से खून निकाल रहे होते हैं। इसका क्या इस्तेमाल होगा ये आगे हमें कहानी में पता चलेगा। हमारा एमसी पूछता है डियाक्यून कहाँ, ये भी एक कैरेक्टर है जो हमें आगे मिलेगा कहानी में। जुन भाई कहते हैं उस अभी मैं भर लूँगा और कहता है कि जुकियो पार्टी का पक्का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है सैंडॉग गैंग से। इतनी मस्त जगह उनके छुपने के लिए। हमारे सिल्वेस्टर कहता है कैसा रहेगा तुम बकवास बंद करके जल्दी काम निपटाओ। तभी हम देखते हैं हमारे जुकियो भाई में पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है। वो चिल्लाने लग जाता है। हमारा एमसी डेजर्ट ईगल निकालता है। जैसे ही शूट करता है जुकियो भागना शुरू कर देता है। उसे गोली लगती है तभी भी वो भागते रहता है और उछल कर आखिर वो गेट तोड़कर भाग ही जाता है और हमारा सिल्वेस्टर भाई उसके पीछे भागता है और फायर करता है। भाग गया, उसको जाने दो, वैसे भी इतनी चोटों के साथ वो मारा ही जाएगा। हमारा एमसी कहता है तुम अगर ऐसे ही बात करते रहोगे ना तो मैं ही तुम्हें एक दिन पक्का मार दूंगा। जुन भाई कहते हैं क्या ही डरावना जोक था और कहता है पूरी कोशिश करूँगा ये सब साफ़ करने में और वो यहाँ से निकल जाता है। हमारा एमसी कहता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, सच्ची थोड़ी थोड़ी ये गोजो वाली वाइब दे रहा है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ तुम्हें आगे पता चलेगा। सिल्वेस्टर भाई चांद की तरफ देखते हैं और सोचता है वो अपना दिमाग खो चुका है इसका मतलब। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बाइकर्स का ग्रुप दिखाया जाता है और उनके पीछे होती है पुलिस की गाड़ी। रुक जाओ तुम सब और धीरे कर लो गाड़ी, जीना चाहते हो तो। तभी एक लड़की अपने मित्र का औजार अपने हाथों से दिखाते हुए कहती है तो तुम ही मार दो ना हमें। मिलता है हमारा न्यू एमसी हान सेगन और कहता है आज कोई बनेगा बलि का बकरा इस चांदनी रात के लिए। मेरी ज़िंदगी में कुछ खास तकलीफ़ें नहीं हैं। मेरे पास एक घर है, गार्डन है, मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, मेरी माँ एक हाउसवाइफ है, मेरा बड़ा भाई मॉडल स्टूडेंट है और हमारे पास एक डॉग भी है गोल्डन रिट्रीवर जिसका नाम है जियान डार्क। जिसको अब हम डार्क बोलेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता एक नाम के चलते पूरा वीडियो ख़राब हो। तभी हमें बाइकर के ग्रुप को दिखाया जाता है और हमारा एमसी कहता है मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ और किसी भी चीज़ में नहीं, मैं इसलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भागना चाहता हूँ। वो लड़की चिल्लाती है जान वो अभी भी हमारे पीछे है, हम कैसे उनसे पीछा छुड़ाएंगे। लड़का कहता है तुम थोड़ा हिलना बंद करो और शांति से बैठ जाओ। तभी हम देखते हैं हमारा हान भाई को जो अपनी गाड़ी की रेस देते हुए पूरे ग्रुप से अलग निकल जाता है और बाइक के साथ ब्रिज से छलांग लगा देता है। उनका ग्रुप पूरा शॉक, ये हान को क्या हो गया। और मस्त ड्रिफ्ट मारते हुए हान उन लोगों की तरफ देखता है और ग्रुप से एक बंदा कहता है हे हान तुम भाग रहे हो अकेले। हमारे हान भाई कहते हैं उस समय मेरे लिए सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भागना था। तभी हान भाई अपने घर पहुंचते हैं और गेट खोलते ही उन्हें अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है और जूते पे भी खून लग जाता है। लाइट्स भी ऑफ होती है और ये स्मेल बिल्कुल किसी सड़ी हुई मछली की तरह आ रही थी। हान को लगता है पक्का कोई ना कोई उनके घर आया होगा। वो एक लाठी लेके आगे बढ़ता है मॉम डैड चिल्लाते हुए कोई है क्या यहाँ। तभी अचानक उसका कुत्ता बार्क उस पर हमला करता है। वो लकड़ी को हान बार्क के मुंह में लगा देता है और खुद को कटवाने से बचा पाता है। उसका कुत्ता बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। हान उसे दूर झटकता है, उसे दिखाई देता है कि एक मॉन्स्टर जो कि उसका डॉग बार्क बन चुका था। बार्क उस पर झपट्टा मारता है लेकिन हान सीधा बार्क के सर पे मारता है और मारते मारते उसके प्यारे से बार्क का काम ख़त्म कर देता है। तभी उसे उसकी माँ और बाप दिखाई देते हैं जो कि खून में लथपथ होकर गिरे हुए थे। हान का चेहरा आंसुओं से भर जाता है और वो रो पड़ता है और कहता है बार्क मॉम एंड डैड इनको क्या हो गया, ये पूरी दुनिया में मेरे घर में ही ऐसा क्यों हुआ। सेकेंड फ्लोर, क्या वो अभी वहीं है। सेकेंड फ्लोर में डैड की हंटिंग
गन है लाइब्रेरी में। वहाँ वो देखता है उसका भाई गिरा पड़ा है, उसका एक हाथ नहीं है और उसके सामने वो गन गिरी पड़ी है। हान कहता है मुझे माफ़ कर दो, काश मैं थोड़ी देर पहले आता। सीन चेंज होता है, हम हान को देखते, उसके हाथों में वही बंदूक होती है और वो कहता है ये अभी गर्म है। पक्का ये गन अभी उसने यूज़ की होगी, लेकिन उस शिकारी ने ये गन क्यों छोड़ दी? उसे क्या लगता है मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे मार नहीं पाऊँगा? हम सीधे ही सीढ़ी से ऊपर जाते हुए देखते हैं और उसे कुछ आवाज़ आती है, वो सीधा बंदूक तान देता है। लेकिन जो वो देखता है वो इस दुनिया से परे थी। एक मॉन्स्टर का हाथ, उसके बाद उसका शरीर। वो मॉन्स्टर अपनी लंबी सी जीभ निकालता है, चिल्लाता है और हान वहीं सुन पड़ जाता है। वो सीन उसके लिए ऐसा था जैसा जब हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को अपने सामने देखते हैं, या जब कोई बेहुदा मजाक सुनते हैं, तब जैसा शौक वाला चेहरा बनता है। वही इमोशन हान का दिमाग में दौड़ रही थी। तभी उस मॉन्स्टर का शरीर हमें दिखाया जाता है। लाल आंखें, बहुत डरावना दिख रहा था। कसम से हान की आंखों में डर साफ दिखता है। तभी मॉन्स्टर हान पे हमला करता है। हान उस पर गन तान देता है और गोली चलाता है, लेकिन गोली उसको मिस हो जाती है। एक हाथ सीधा पड़ता है हान के शरीर पे। हान उड़ता हुआ सीधा तोड़ते हुए दूर गिरता है। ज़मीन पे हाथ घिसते हुए उठने की कोशिश करता है। उसे लगता है उसका एक शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वो सोचता है क्या मुझे भाग जाना चाहिए और पुलिस को बुलाना चाहिए या किसी पड़ोसी को, लेकिन उस समय उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। बंदा गंदी तरह से पैनिक कर रहा था, बट उसके दिमाग में ये बार बार आ रहा था कि उसे इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। तभी मॉन्स्टर अपनी रेड आई से उस पर चार्ज करता है और हान गोली चलाता है। गोली मॉन्स्टर के कंधे पे लगती है और हमें दिखाया जाता है कि एक हाथ गन के साथ कट के हवा में उड़ रहा है। हान शॉक, ये क्या हुआ? उसका हाथ कट के अलग हो गया। उसकी आंखों में पूरा दर्द दिखता है और मॉन्स्टर उसे अपने हाथों से उसका सर पकड़ के हवा में उठा देता है। हान की आंखों से आंसू नदी की तरह बह रही होती है। उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि मॉन्स्टर जिसने मेरी पूरी फैमिली मारी, मैं इसका कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो मॉम, डैड, यू एंड बार्ट। तभी प्लॉट ट्विस्ट, एक गोली चलती है सीधा मॉन्स्टर के हाथ अलग, जिस हाथ से वो हान को उठा रखा था। मॉन्स्टर अपना हाथ पकड़ता है और उसमें से खून पानी की तरफ बह रहा होता है। तभी हमें एक बंदे की एंट्री दिखाई जाती है जो कि कांच तोड़ के आ रहा होता है और वो मॉन्स्टर पूरे गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। डेजर्ट ईगल निकालता है और फायर करता है, उस मॉन्स्टर को छल्ली छल्ली कर देता है। हमारा एमसी जमीन पर लेट कर ये सब देख रहा होता है। तभी मॉन्स्टर उस बंदे पे हमला करता है। अब हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है, नन अदर हमारा सिल्वेस्टर। वो अपना ब्लेड निकालता है और स्ट्राइक मारता है सामने की तरफ। और हीरो की बात है तो डायलॉग तो बनता है, कहता है तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था, इतनी मुश्किल नहीं बढ़ानी चाहिए थी। और हमें पता चलता है कि ये वही जोकियो भाई है जो कि भाग के यहाँ आ गए थे हान के घर। फिर हमें कते बैडस पैनल दिखाया जाता है। उसकी बॉडी पड़ी है, उसमें से ब्लू ऑरा निकल रहा होता है और सिल्वेस्टर भाई हमारे वहीं खड़े होते हैं अपनी स्वॉर्ड लेके। तभी हान को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे पड़ा होता है, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। तभी हमारा सिल्वेस्टर भाई अपनी स्वॉर्ड उसके गले पे रखता है और कहता है तुम्हें जितना ब्लेम करना है मुझे करो, बट मैं किसी भी बंदे को छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता ये हम आगे पता चलेगा। हमें सिल्वेस्टर भाई की आंखें दिखाई जाती है, बिल्ली और गोजो भाई की आंखों से मिलाकर बनाई गई है लगता है। हमें दूसरी जगह दिखाते हैं हान का हाथ कट के गन के साथ गिरा पड़ा है। तभी हान कॉन्शियस हो रहा होता है, उसकी आंखें बंद हो रही होती है और वो पूछता है क्या वो गन तुम्हारी थी, और बेहोश हो जाता है। सिल्वेस्टर के दिमाग में ये बात आती है कि ये एक बर्बादी होगी अगर मैं इसको मार दूंगा। अब ये उसे मारता है कि नहीं ये तो हमें आगे पता चलेगा। सीन चेंज होता है, सुबह हो जाती है और हान के घर पे पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है यहाँ हमें एक सर्वाइवर मिला है, जल्दी किसी को भेजो। यहाँ हम हान को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती है और मिराकल मिराकल उसका हाथ जुड़ जाता है। वह लोग स्ट्रेचर लेकर पहुँचते हैं और कहते हैं मेरी विश पूरी हो गई। सीन चेंज होता है, हमें एक न्यूज़ चैनल से दिखाया जाता है। एक न्यूज़ रिपोर्टर हमें बताता है कुछ हफ्ते पहले हुए घटना में एक फैमिली मरती है। ये घटना के कारण सभी लोगों में डर का माहौल है। दूसरी न्यूज़ रिपोर्टर कहती है क्या तुम उसी फैमिली की बात कर रही हो जिसे उनके पालतू कुत्ते ने मार दिया? बट क्या उस फैमिली को कुत्ते ने मारा या सर्वाइवर ने, क्योंकि उसके पास उस सीन में शॉर्ट गन थी। ऐसा भी हो सकता है कि उस सर्वाइवर ने पूरी फैमिली को मार दिया। आप सबको बता दो ये बातें हान की फैमिली के बारे में ही हो रही है। हमें उसके एक स्कूल के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कहता है
उसका भाई बहुत स्मार्ट था। तुम्हें नहीं लगता कि उसने ये जेलसी से मार दिया होगा? तभी उस चैनल पे उस बाइकर को, दोस्त को दिखाया जाता है। वो जो कहता है वो सही बाइकर था, वो एक ठग नहीं हो सकता। तभी रिपोर्टर कहता है कुछ तो उसके बारे में अजीब है। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक कैमरामैन को दिखाया जाता है जो कि हान की फ़ोटो ले रहा है। हान कहता है मैं कभी इतने चेहरे नहीं देखा, पूरी जगह कैमरामैन एंड रिपोर्टर से भरी होती है। रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं तुम फ्रीली बता सकते हो उस दिन क्या हुआ था? क्या तुमने उन्हें मारा और तुमने उन्हें किसी रीज़न की वजह से मारा? तुमने क्या अपने पूरे फैमिली को मारा? ऐसा लग रहा था जैसा रिपोर्टर्स कुछ छुपा हुआ राज ढूंढना चाहते थे। एक रिपोर्टर उसके सामने आ जाता है और कहता है कुछ तो बोलो। उसके मन उस मॉन्स्टर की मेमोरी फ्लैश होती है। वो मॉन्स्टर कह रहा होता है तुम ही तो चाहते थे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से छुटकारा पाना, और तुम ही तो वो हो जिसकी फैमिली जब मर रही थी तब तुम बाइक चला रहे थे। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा गुस्सा होना भी जायज़ है? हमारा एमसी नहीं नहीं चिल्लाता हुआ भाग जाता है। उसे पता भी नहीं होता है वो चीज़ क्या थी जिसके चलते वो भाग रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं है उस रात क्या था, कौन था वो आदमी, कौन था वो मॉन्स्टर, कौन था। उसे ये तक नहीं पता उस दिन हुआ क्या था। वो सच भी नहीं, वो सच था भी या नहीं ये भी नहीं पता। जब वो उठता है उस दिन वो मॉन्स्टर की बॉडी वहाँ नहीं थी। बॉडी गायब हो चुकी थी, वो भी बिना किसी निशान की। ऐसा लग रहा था उसको कि जो कुछ भी उस दिन हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। वो सब कुछ भूल चुका है, वो मॉन्स्टर, वो इंसान, वो सब कुछ। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो हान वही कोने में बैठा होता है जहाँ उसकी बॉडी मिली थी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। वो अपने आप को उस घर में भी बंद नहीं कर पा रहा था जहाँ उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। फिर हम देखते हैं वो बाहर निकलता है बट वो सबसे छुपा छुपा रहता है। फिर हम देखते हैं वो अपनी गैरेज में जाता है और बाइक को देखता है, बाइक लेकर गेड़िया मारने निकल जाता है। पूरी तेज़ी से बाइक चला रहा होता है। तभी वो एक जगह पे पहुंचता है और हेलमेट उतारता है तो एक खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है। पूरा शहर क्या ही दिख रहा होता है। तभी हान को कुछ दिखाई देता है और हान शॉक हो जाता है। ये और कोई नहीं, हमारा ये जो सिल्वेस्टर होता है। सिल्वेस्टर चलते हुए हान की तरफ आता है और हान दौड़ के उसके रास्ता रोकता है और कहता है क्या तुम ही थे उस रात जो मेरे घर आए थे? क्या तुम ही ने उस मॉन्स्टर को मारा था? हमारा सिल्वेस्टर उसे चुप रहने को कहता है और गुस्से से उसे देखता है और कहता है तुम सबके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रहे हो। मैंने कहा ना तुमसे आधी रात को मत चिल्ला। हान पूछता है आखिर कौन हो तुम और वो मॉन्स्टर क्या था? सिल्वेस्टर कहता है मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना अच्छा सोच सकते हो, तुम्हारी इमेजिनेशन कैसी है, तुम्हें क्या लगता है वो चीज़ क्या हो सकती है? हान कहता है तुम एक एक्सॉर्सिस्ट हो, इसका मतलब ऐसे लोग और प्रीस्ट जो कि प्रेयर्स या ताकत से नेगेटिव थिंग्स को एलिमिनेट या भगा देते हैं। हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। हान पूछता है वो चीज़ क्या थी, एक मॉन्स्टर या वैम्पायर? सिल्वेस्टर कहता है वैम्पायर। हान चेहरे का रंग उड़ जाता है। सिल्वेस्टर कहता है अगर तुम्हें इतना पता चल ही गया है तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तुमने उसका ब्लड पिया, उस वैम्पायर का, क्योंकि उस मॉन्स्टर के एक बूंद खून से भी कोई उसकी तरफ बन सकता है। हाँ मैंने जब उसको गोली मारी थी तब उसके खून के छींटे मेरे पे आ गिरे थे। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं अब वैम्पायर बन जाऊंगा। सिल्वेस्टर कहता है ये हो भी सकता है अगर उसका खून तुम्हारे अंदर गया हुआ या तुमने पिया हो। तो हान की शक्ल पे 12 बज जाते हैं। हान पूरा शौक और डर में चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाथ जुड़ा है ये उसी ने जोड़ा है। सिल्वेस्टर उसको बीच में टोकते हुए कहता है कि नहीं ये हाथ मैंने जोड़ा था। हान कहता है कुछ भी बकवास मत करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिल्वेस्टर कहता है तो तुम्हें क्या लगता है, तुमने देखा वो बकवास नहीं है? हान कहता है इसका मतलब यहाँ इस दुनिया में अभी भी वैम्पायर है। हान कहता है होंगे ही तो ये तुम्हारे जाने की चीज़ नहीं है, चुपचाप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाओ। हान का गुस्सा फिर पड़ता है। क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है और ये पॉसिबल भी है? अपना सब कुछ खो दिया है, कैसे कैसे मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकता हूँ? सिल्वेस्टर उसे कॉलर से उठा लेता है और कहता है मैंने कहा ना तुमको आधी रात में नहीं चिल्लाने। और तुम्हें क्या लगता है तुम ही अकेले इंसान हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, जो कि सफ़र कर रहा है? तो इसका मतलब दुनिया में और भी लोग हैं मेरे जैसे। हान अपना कॉलर झटक देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा उस मॉन्स्टर को जिसने मेरी फैमिली को मारा? क्या ये पॉसिबल है? मैं उन सबको मार दूंगा चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। रोते रोते हान कहता है
सिल्वेस्टर कहता है कैसे परेशानी वाला बच्चा है। सीन चेंज होता है, हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ जून भाई और एक मैडम जी बैठी होती है जिनका नाम सियांगवी होता है। गेट खुलते ही एक बेल बजती है जो कि गेट पे टंगी हुई थी। जून भाई कहते हैं आ गए सिल्वेस्टर, ये कौन है तुम्हारे साथ। जून कहता है तो तुम ही हो वो बच्चा जो उस दिन इंसिडेंट में बच गया था। सिल्वेस्टर बोलता है जून, मैंने तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ। जून बोलता है शायद वो बंदा कोड़िए से भाग निकला। ये हो क्या रहा है, तुम उसे ट्रैक करते करते उसे हर बार भगा कैसे देते हो। जून कहता है जो भी हो तुम ये बताओ, तुम ये बच्चा को यहाँ क्यों ले आए। ये बच्चा बहुत ही फिल्मी लगता है, अभी हमें इसे ये सब से शामिल नहीं कर सकते। सिल्वेस्टर कहता है तुम्हें तो पता चल ही गया होगा अभी तक कि आम इंसान के लिए वैम्पायर से लड़ना नामुमकिन है। अगर तुम एक सेकंड में भी भटक जाओगे तो एक वैम्पायर तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना सकता है और तुम्हें जिंदा खा सकता है। तो हमारा हान पूछता है तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे। सिल्वेस्टर एक ड्रग दिखाता है और बताता है इसे साइक्लिडिक मून कहते हैं। अगर ह्यूमंस को वैम्पायर से फाइट करना है तो ये कंज्यूम करना ही होगा। अगर हम ये कंज्यूम करेंगे तो हमारा दर्द सहने की एबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारी रॉ स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। और इसे हम जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी वैम्पायर बनती जाएगी। ज़्यादा कंजम्पशन से तुम खुद ही मर जाओगे और अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो तुम बिल्कुल उन्हीं की तरफ बन जाओगे। क्या तुम अभी भी अपना बदला लेना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ तुमसे, अगर तुम अभी भी इस डार्कनेस में आना चाहते हो जान लो तुम वापस कभी रियलिटी में नहीं जा पाओगे। हार्न कहता है मैं ऐसा भी अब वापस नहीं जा सकता और सिल्वेस्टर के हाथ से वो दवाई छीन की कोशिश करता है। तो सिल्वेस्टर कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम अभी इसको कंज्यूम कर सकते हो, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। तभी एंट्री होती है हमारे एक नए कैरेक्टर की, सॉन्ग डियाओ क्यून। अब हम सॉन्ग बोलेंगे और सॉन्ग कहता है ये बच्चा ने बहुत दम है। सिल्वेस्टर कहता है सॉन्ग मैं इसे तुम पर छोड़ रहा हूँ, इसको उस पॉइंट तक पहुंचा देना कि ये मरे ना। और सॉन्ग कहता है तुमको मैं कैसे मना कर सकता हूँ, और वो हान को वेलकम करता है इस मैड मून की दुनिया में। और सिल्वेस्टर सियांगवी को कहता है कि तुम मेरे लिए जल्दी से जल्दी एक बोट अरेंज करो मैक्सिको की। हान उसके पीछे जाता है और कहता है क्या तुम मेरे मेंटोर नहीं बनोगे, क्या तुम सच में अब्रॉड जा रहे हो। वो पीछे घूमता है और सॉन्ग को कहता है क्या लगता है तुम इसको उस लेवल तक ट्रेन कर पाओगे। सॉन्ग बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और एक सिगरेट जलाता है। और सिल्वेस्टर कहता है वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ मैड मून हान से गन। अब हमें सीधा एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बेनिया नाम का क्लब दिखाया जाता है, कुछ ब्लैक कलर की गाड़ियां आके रुकती है और उसमें से निकलता है चियन युंग हो, सैंडॉग गैंग का डिप्टी बॉस। एक बंदा दौड़ के आता है, उसके पास आता है और कहता है तुम आ गए यूनिम। चियन कहता है यूनिम घंटा, तुम मुझे अब सनबे बोलोगे। जिसको नहीं पता उन दोनों वर्ड का मतलब उन्हें बता दो। यूनिम मतलब बड़ा भाई और सनबे मतलब सीनियर। और अब से हम बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ बिजनेस करेंगे। सही कहा ना। वो बंदा रिप्लाई करता है हाँ आपने सही कहा सीनियर, और हाँ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, चियन युंग हो पूछता है। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अपग्रेडेड वर्जन हान, जो कि कुछ बंदों को पेल के लेटा देता है। वो बॉस कहता है तुमने मुझे उसके लिए बुलाया है, उसके लिए तुम सालो तुमसे एक काम नहीं होता। और एक बंदे उसे माफ़ी मांगता है हमें माफ़ कर दीजिए सीनियर, और पूछता है क्या ये वही है जिसने हमारे पूरे हाइडआउट का गेम बजा दिया है, और ये काफ़ी जवान भी दिखता है। हान रिप्लाई करता है अबे तेरी बातें करना हो गया हो तो नीचे आ जा, तेरे चेले लोग ने पैसा लेने के बाद भी मुझे मेरा माल नहीं दिया। योंग कहता है तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी, तुझे नहीं लगता तुम सब चोर हो और ये चोरों की ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ अपने बंदे से पूछता है इसे क्या चाहिए। उसे चाहिए 8 ड्रैगनॉफ, एक टोकारेव और AK-47। तुम्हें ये सब चाहिए सिर्फ 5 मिलियन के लिए। तुम छोटे चूहे, तुम्हें क्या लगता है ये कितने की होगी। हान कहता है तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुम ये कह रहे हो, जबकि तुम ही हो सारे गन्स डिस्ट्रीब्यूटर करते हो, रशियन चाइनीज सारे वेपन्स। तुम हमेशा उसका दुगना चार्ज करते हो ओरिजिनल प्राइस से। यूं कहता है क्या ही उस बच्चे से बात करना, उसे पुलिस को रिपोर्ट करो और बात खत्म करो। हान कहता है ये भी मैं उन्हें कह दूंगा कि ये टट्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेपन्स बेचती थी अब चाकू छुरी बेचती है और ड्रग्स भी। ये सुन के योंग कहता है किसी ने मुझसे आज तक ऐसे बात नहीं की, और वो अपने 2 बंदों को ऑर्डर देता है इसे काट के फेंक दो।
चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वो बॉस अपने बंदे को ऑर्डर दे रहा होता है कि यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ मुझे उसका मीट से सेसमी खानी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, ये कोरियन डिश है। दो बंदे मेटल का बैट लेकर, चाकू लेकर हान की तरफ बढ़ते हैं। हान के हाथ से उसके विंग्स फटे जा रहे थे। तभी उन दोनों में से एक ने मेटल बैट लेकर हान पर हमला किया। उसको इजीली डॉज करते हुए हान दूसरे बंदे की ओर चार्ज करता है और सीधा उसके चेहरे पे एक जबरदस्त सा घूंसा पड़ता है। मेटल बैट वाला बंदा दोबारा से उसको हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको दोबारा डॉज कर लेता है और एक जोर का पंच मारता है उसके रिब्स पे। बंदा मुंह से खून थूक देता है। बॉस कहता है उसने दोनों को अपने दम पे हरा दिया और हान सीधा चल के बॉस के फेस के सामने आ जाता है और वो हान से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। हान कहता है मेरे लिए AK-47, एक ड्रैगनोव और एक टोकारेव लेके आओ, जिसके लिए मैंने पहले ही पैसे दे रखे हैं। बॉस कहता है तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि अभी ये डील करने लायक हमारे पास सामान नहीं है। बॉस कहता है तुम मुझे बता दो तुम कब कहाँ डील करना चाहोगे। हान जवाब देता है कल 8 बजे यूनसिन सिक्योरिटी पार्किंग लॉट में, और हान चला जाता है। हान के जाते ही हम देखते हैं बंदा जो शुरू में उसको पिक करने गया था कहता है आप ठीक हो सीनियर। तो बॉस उसको थप्पड़ मारता है और कहता है सीनियर नहीं यूंगनिम बोलो। वो कहता है यस यूंगनिम। और बॉस कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, उन लोगों को बुलाओ। सीन चेंज होता है, हमें एक पुरानी जगह दिखाई जाती है जहाँ वैम्पायर ब्लड खरीदा और बेचा जाता है। वहाँ हम देखते हैं एक बूढ़े इनको, उसका नाम है ओल्ड मैन जो कि वैम्पायर ब्लड का ट्रेड करते हैं कोरिया में। और उसके सामने खड़ा होता है सॉन्ग। वो बूढ़ा उसे कहता है इसमें से ज्यादातर ब्लड्स का लेवल 20 से नीचे है। सॉन्ग कहता है ज्यादातर लोगों ही सैंडॉग गैंग से है। वो चाहे कितने भी बकलोल क्यों ना हो, लेकिन उनके खून का लेवल इतना कम कैसे हो सकता है। कहीं तुम्हारी मशीन तो खराब नहीं है ना। जो कहता है अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम कभी भी जा सकते हो, और ये मशीन कोई एरी गैरी मशीन नहीं है। सॉन्ग कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो। जो कहता है बकवास बंद करो और ये पकड़ो पैसे का बैग और निकलो। वैसे जियोंगजुन वही बेवकूफ़ है ना जिसकी पूरी फैमिली को वैम्पायर्स ने मार दिया था। तुम उसे अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हो ना। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। वैसे भी वो चाकू लेके निकलता है, एक दिन वो भी वैम्पायर ही बन जाएगा। मैं निकल रहा हूँ जो कह के सॉन्ग निकल जाता है और हमें ओल्ड मैन बताते हैं ये कभी सच नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं बाहर उसका इंतजार हान कर रहा होता है। सॉन्ग उसे देख के मुस्कुराता है और कहता है तुम ही तो हो जो वापस आए हो, बस तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम दोबारा किसी से लड़ाई करके आए हो। हान कहता है ऐसा कुछ नहीं है। सॉन्ग कहता है तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सॉन्ग गाड़ी में कुछ कर रहा होता है। हान पूछता है क्यों ना अब मैं तुम्हारे साथ वैम्पायर्स को हंट करना शुरू कर दूं। सॉन्ग सीरियस होके कहता है तुम अभी भी बहुत सारी स्किल्स लैक करते हो, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर का ना सोचो। मैं मानता हूँ तुम्हारी बॉडी में खुजली हो रही है ताकत दिखाने की, लेकिन ऐसा भी मत करना कि किसी बदमाश इंसान से पंगा ले लो। हान कहता है तुम इतना चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉन्ग थोड़ा नॉर्मल होके कहता है ठीक है फिर। हान फिर एक क्वेश्चन पूछता है अगर एक बंदे को मारने की जरूरत हो तो मैं क्या करूंगा। सॉन्ग कहता है मार देना। लेकिन सॉन्ग ये भी कहता है अगर तुम पहले से सोच रखे हो कि तुम्हें उसको मारना ही होगा तो तुम बेवकूफ हो। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें उसको मारना पड़े, तब तुम उसे मार सकते हो। सॉन्ग उसको हाथ में पकड़ लेता है और कहता है मुझे शक ही हो ही रहा था, तुम कुछ ना कुछ सोच रहे हो, तुम पक्का कुछ किए हो। सॉन्ग थोड़ा सोचता और कहता है छोड़ो ये सब, जिम चलो, अब ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। कैसा रहेगा हम एक रिंग मैच करें। हान कहता है नहीं, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। सीन चेंज होता है, हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, उसके नीचे एक कार के बाहर 4 लोग खड़े होते हैं। कार के अंदर देखते हैं 2 बंदे बैठे होते हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो बात कर रहे होते हैं कि हमें सच में ऐसे छुप के रहना होगा एक बच्चे को पकड़ने के लिए। दूसरा बंदा कहता है शांत हो जाओ, ये सोचने का तरीका नहीं है। वैसे भी हम वैम्पायर्स बन चुके हैं, हमें लॉयल बनना होगा सीनियर्स के लिए। लॉयल वो क्या होता है तुम्हें याद नहीं, पिछले साल हमारे लोग मार खाए थे जुकियो की पार्टी में और उन्होंने फिर से सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे दे दिया था क्योंकि हम भी वैम्पायर्स है। आज भी वो एक बच्चा को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं एक गैस सिलेंडर उड़ के आता है, सीधा उस बंदे को लगने ही वाला था कि उसके सामने वाले बंदे ने बचा लिया। तभी हम दिखाया जाता है कि वहाँ एक बाइक आके रुकती है। मानना पड़ेगा तुमने सबको निपटा दिया, जबकि वो वैम्पायर्स थे, भले ही नए हो लेकिन वो वैल्यूएबल थे। वो बंदे की आंखें रेड चमकने लगती है और पूरे गुस्से में कहता है तुम्हारा हो गया छोटे बदमाश, और हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हमें कहा गया है तुम्हें वो सारी चीजें देने जो तुमने मांगी थी। हान कहता है तुम्हें इतने सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उन चीजों को ले ही लूंगा।
तभी हमारा हान बाइक पे बैठता है और कहता है, तुम एक बुली से और क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा वैम्पायर वाले दांत निकाल के बेच दूंगा, उससे मुझे अच्छा दाम मिलेगा। सीन चेंज होता है, हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सॉन्ग हान प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग कहता है, तुम्हारे फैमिली को जिस वैम्पायर ने मारा उसका सैंडॉग गैंग से कोई रिश्ता था। वो उसको प्रैक्टिस पंच मारते हुए कहता है, इसका मतलब उस वैम्पायर का सैंडॉग गैंग से कुछ रिश्ता था। सॉन्ग उसे डॉज करता है और एक पंच उसकी तरफ चलाता है। हान उसे डॉज करता है और सीधा एक पंच सॉन्ग के रिब्स पे मारता है। सॉन्ग कहता है, नॉट बैड नॉट बैड। तुम्हें पता है सिल्वेस्टर को ट्रू डीमन हंटर क्यों कहते हैं? हान कहता है, तुम अभी ये सब बातें क्यों कर रहे हो? सॉन्ग उसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहता है, क्योंकि उसने ही ट्रू डीमन जुकियो को मारा था। हान फिस्ट टकराते हुए कहता है, ट्रू डीमन जुकियो ये क्या है? तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत सारी कहानी को स्किप कर दिया है? सॉन्ग उसके पंचेस को डॉज करते हुए कहता है, ट्रू डीमन एक पावरफुल वैम्पायर था जो कि हजारों वैम्पायर से ऊपर था। ये ऐसा वैम्पायर है जिनकी बॉडी बहुत ही जल्दी रीजनरेट होती है। जितनी जल्दी सूरज उसको डैमेज करेगा उससे दुगनी तेजी से वो रीजनरेट होते हैं और वो दिन में भी आराम से बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह के ट्रू डीमंस क्लैन भी सबसे फेमस क्लैन था, जुकियो क्लैन। तभी हान के चेहरे पे एक किक पड़ती है और हान दूर जाकर गिरता है। हमें हान को नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है और सॉन्ग कहता है, जुकियो के मरने के बाद उसका क्लैन कोलैप्स कर गया। हान गिरे हुए ही पूछता है, इसका मतलब ये है कि बाकी के बचे हुए जुकियो क्लैन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सनडॉग गैंग से हाथ मिला लिया है। सॉन्ग उसे हाथ बताते हुए कहता है, तुमने सही समझा, ताकि वो अपने जुकियो के ट्रेसेस को ढूंढ पाए। हान उसका हाथ पकड़ के उठता है, पूछता है, ट्रेसेस क्या? सॉन्ग बताता है, जुकियो अपने पास रिपिट्यूशन को वापस पाना चाहते हैं। दोबारा से वो वही पास्ट वाली स्ट्रॉन्ग क्लैन बनना चाहते हैं। तभी सॉन्ग उसके कॉलर को पकड़ता है और दोबारा जमीन पे पटक देता है और कहता है, क्या हुआ अगर उनकी रेपुटेशन अभी उतनी नहीं है तो उनका नाम अभी भी बना हुआ है। और सीरियस होके कहता है, तुम हान से गन उनसे दूर रहो, उनका टारगेट मत बनो। अगर तुम उनका टारगेट बन गए, हर एक मूवमेंट ऐसा लगेगा जैसे तुम महल में हो। तभी हमें वैम्पायर के साथ वाला फाइट दिखाई जाती है जिसमें वो वैम्पायर जिस पे से हान ने पहला हमला किया था वो सीधा अपने नाखून से हान पे चार्ज कर देता है। हान जल्दी से अपनी बाइक का हैंडल मोड़ के उससे बच जाता है। दूसरा बंदा उससे पूछता है, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? वो कहता है, नहीं चाहिए मुझे कोई हेल्प, और हाँ युंगनिम, तुम इस सब से दूर रहो। वो दूसरा बंदा कहता है, ओहो मुझे ऑर्डर दे रहे हो? वो बंदा गुस्से से दूसरे बंदे की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कहा ना तुमसे इन सब से दूर रहो। तभी हमें दिखाया जाता है हान बाइक लेके उसके पीछे आ जाता है और स्वॉर्ड से हमला करके उसके एक हाथ घायल कर देता है और बाइक घुमाता हुआ तलवार को नीचे घिसता है और चिंगारी निकालते हुए दोबारा उस पर हमला करने बढ़ता है। तभी वो बंदा कहता है, दोबारा से वही तरीका, और तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? और उस पर चार्ज कर देता है अपने नाखूनों के साथ। हान बाइक को ड्रिफ्ट मारते हुए उसके ऊपर से निकल जाता है और वो बंदा कहता है, मुझे लगा ही तो तुम यही करोगे, और घूम के पंजा मार देता है हान के शोल्डर्स पे। हान का शोल्डर्स पूरा घायल हो जाता है, उसमें नाखूनों के निशान हो जाते हैं। हान अपनी ब्लेड से हमला करता है और हमें दिखाया जाता है उसका ब्लेड दो हिस्सों में टूट जाता है। हान कहता है, क्या यार इतना आसानी से कैसे टूट सकता है, ये तो स्टेनलेस था ना। वो बंदा कहता है, इतनी आसानी से टूट गया, पक्का लगता है तुम कोई नए बंदे हो। तभी हान घूमता है और टूटी हुई स्वॉर्ड उसके उसके गले से उसके सर तक घुसा के आर पार कर देता है। वो बंदा घुटनों पे गिरता हुआ चिल्लाता है, युंगमिम। दूसरा बंदा कहता है, तुमने ही तो मुझे दूर रहने को कहा था। हान कहता है, सही किया मैंने, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में 5 मिलियन वोन डाले हैं। और वो अपना हाथ उठाता है और कहता है, मुझे और ज्यादा करना चाहिए उनको दिखाने के लिए, और उस बंदे की तरफ देख के कहता है, सही कहा ना मैंने, और बूम उसकी खोपड़ी फोड़ देता है अपने ग्लव से। दूसरा वाला बंदा भी शॉक हो जाता है ये देखकर, और हमें दिखाया जाता है कि ग्लव्स में से धुआं निकल रहा होता है और वो बंदा नीचे पड़ा होता है, चेहरे पे डेविल से स्माइल होती है। और दूसरा वाला बंदा कहता है, क्या वो ग्लव्स क्या है? क्या वो 21st सेंचुरी से है भी? और वो बंदा कहता है, तुम काफी सही बंदे हो, तुम ये सब कुछ कर रहे हो अपनी टूटी हुई ब्लेड हाथ में उठाते हुए तुम पूछ रहे हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ?
तुम्हारे सर के लिए। अगर समझ गए तो चुपचाप आओ जाओ फाइट करते हैं। वो बंदा हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा खून क्या AB टाइप का है? तुम्हारी स्वॉर्ड टूट चुकी है और तुम्हारा ग्लव्स उन्हें मैं पहले ही देख चुका हूँ। हान उस पे अपनी स्वॉर्ड फेंक के मारता है। वो बंदा उसे एक हाथ से डॉच करता है और पूरी तरह से वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होते हुए हान पे चार्ज करता है। तभी हान निकालता है गन और खोपड़ी खत्म, बंदे का काम खत्म कर देता है। वो बंदे के सर से खून निकल रहा होता है और कहता है, तुम बच्चे, तुमने कब ये गन निकाला? हान गन को उसी पोजीशन में होल्ड करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे चाहिए तुम्हारा सर। फिर हमें दिखाया जाता है हान उस वैम्पायर का खून कलेक्ट कर रहा होता है। उस वैम्पायर की बॉडी ब्लू फायर में जल रही होती है और वैनिश हो रही होती है। तभी हमें हान का शोल्डर दिखाया जाता है जिसमें उस वैम्पायर के पंजे का निशान होता है। हान कहता है, अब मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मुझे इसका ब्लड इंजेक्ट करना ही होगा। और जैसे ही वो ब्लड इंजेक्ट करता है, उसके ब्रेन से लेकर उसकी पूरे बॉडी तक एक शार्प पेन दौड़ता है और वो पंजे का निशान हील हो जाता है। तभी हमें एक पैनल दिखाया जाता है। हान वहां बैठा होता है और दोनों वैम्पायर्स की बॉडी वेनिश हो जाती है ब्लू फायर में जल के। सीन शिफ्ट होता है। हान बाइक लेके वहां से बाहर निकल आता है। बाहर उसका वेट सॉन्ग कर रहा होता है। सॉन्ग कहता है, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, क्या तुमने अब अच्छा लग रहा है उनको एलिमिनेट करने के बाद? हान कहता है, तुमने मुझे ट्रैक कैसे किया? सॉन्ग कहता है, ऐसी भी कुछ चीजें होती है जिन्हें हम GPS कहते हैं, उसी से मैंने तुम्हें ट्रैक किया। सॉन्ग कहता है, आजकल तुम वो नहीं करते हो। हान पूछता है, क्या नहीं करता? सॉन्ग कहता है, पहले तुम तुम्हारी बाइक का ध्यान रखना कभी नहीं भूलते थे, आजकल तुम बहुत ही रफली बाइक चलाते हो पहले के मुकाबले। तुम इसको पहले एक ट्रेजर की तरह रखते थे, लेकिन अब इसे किसी एक ट्रैश की तरह रखते हो। हान कहता है, तुम अपना काम करो, और बाइक लेके निकल जाता है। सीन चेंज होता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां हमें वो सैंडॉग गैंग के डिप्टी बॉस और उसके चेले को दिखाया जाता है। और एक बंदा कह रहा होता है, तुम लोग कह रहे हो उसने सबको हरा दिया जबकि हमने 5 लोगों को भेजा था। डिप्टी बॉस कहता है, सॉरी हिम। हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और वो पूरे गुस्से में होता है। बहुत सही, सीरियसली बहुत सही। तुम लोगों में से किसी ने भी सोचा था कि वो एक वैम्पायर हंटर हो सकता है? ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। मैं पहले ध्यान नहीं देता था जब वो वैम्पायर्स हंटर एक दो वैम्पायर्स को मार देते थे, लेकिन अब हमारी गैंग को उन्होंने एक मजाक बना दिया है। हमें उस बंदे को पूरा चेहरा दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं होता है, ये होता है सैंडो गैंग का बॉस जन संगडोंग, और उसके हाथ में होती है एक गोल स्टिक। तभी हमारा चियोन कहता है, क्या हमें जुकियो पार्टी से मदद लेनी चाहिए? जंग गॉड स्टिक फेंक के मारता है और चिल्ला के कहता है, तुम सबको बताना चाहते हो कि मैं एक बच्चे से हार गया? और वो गॉड स्टिक जाके चियोन के एक बंदे को लगता और उस बंदे की नाक टूट जाती है, उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है। बॉस कहता है, तुम लोगों ने कहा कि वो बच्चा एक बाइक चला रहा था। चियोन कहता है, हम श्योर नहीं है। बॉस कहता है, तुम उन लोगों को पैसे दो, लेकिन उस बच्चे को ढूंढ के निकालो, चाहे कितने भी पैसे लगे, उसको ढूंढो और उसे मार दो। जंग कहता है, क्या तुम्हें समझ आया बेवकूफ, उसका और सर लेके आओ। सीन चेंज होता है। हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है। उस कैफे की गेट पे संग बाहर आता है और एक कैन हान को देता है। हान कहता है, तुमने मुझे कहा था कि सैंडॉग गैंग जुकियो पार्टी से मिली हुई है। सॉन्ग कहता है, हाँ मैंने कहा था। हान कहता है, तो तुमने उन्हें छोड़ क्यों दिया? क्या तुम्हें उन्हें मारने से डर लगता है? सॉन्ग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि शायद तुम्हें उन्हें मारने से पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए। वो कुछ नहीं कहता और अपनी ड्रिंक पीते रहता है। हान चिल्लाता है, और तुम्हें नहीं लगता वो लोग मरना डिजर्व करते हैं, चाहे वो चीज से हमें पैसे मिले या ना मिले? तुम्हें नहीं लगता वैम्पायर इन्फेक्शन है जिसे जितना छोड़ोगे वो उतना बढ़ता रहता है? सॉन्ग कहता है, एक टहनी को तोड़ना आसान है एक पेड़ को काटने के मुकाबले। हान कहता है, शायद तुम इसलिए नहीं मारना चाहते क्योंकि तुमने कभी किसी अपने को खोया नहीं है। तुम खुद को जज जज समझ रहे हो क्या? तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? और तुम्हें किसने कहा भी कौन मरना डिजर्व करता और कौन नहीं? तुम मुझे हंसाओ मत। मैं एक मॉस्किटो को भी नहीं मार सकता किसी एक इमोशन या किसी सोच के चक्कर में। मैं सिर्फ पैसे और प्रॉफिट के लिए मारता हूँ। और तुम हान, क्या तुमने वैम्पायर का खून इंजेक्ट किया है? उसके हाथ को देख के कहता है, और मुझे अच्छे से याद है जुकियो फैमिली के वैम्पायर्स का ब्लड बहुत जल्दी म्यूटेट होता है, ये मैंने तुमसे कहा था। मुझे कभी सिल्वेस्टर से ये डील करनी ही नहीं चाहिए थी।
तुम अपना सामान पैक करो और निकलो अभी यहाँ से। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जुकियो फैमिली का टारगेट बन जाऊँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। हान ठीक है कहता और निकल जाता है। सॉन्ग सोचता है कि किसी फैमिली जब मर जाती है तो उसको पुरानी मेमोरीज तो याद आएगी ही और बदले लेने का मन तो होगा ही। और वो हान को बुलाता है और एक बैग दिखाता है और कहता है इसमें कुछ कुछ चाकू और गोलियां है, लगभग कुछ 500 राउंड्स। तुम मर जाओगे ये सब ढूंढते ढूंढते, इसलिए ये रख लो और सावधान रहना। ये सब हंगरी में बनी है और इनका स्टोरेज डेट अभी भी एक्सपायर हो चुकी है। अगर तुम्हारा नसीब खराब होगा तो ये तुम पे बैकफायर कर जाएंगी। हान झुकते हुए सॉन्ग को कहता है थैंक यू, तुमने आज तक जो भी मेरे लिए किया। हमें एक पुराना पैनल दिखाया जाता है जब सॉन्ग हान से पहली बार मिला होता है। उसी तरह सॉन्ग फिर से अपना हाथ हान के सर पे रखता है और कहता है बस वैम्पायर मत बन जाना, क्योंकि अगर तुम बन गए तो मैं खुद आऊंगा तुम्हारा शिकार करने और मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा, चाहे मैंने तुम्हें बड़ा ही क्यों ना किया हो। और हमें हान को वहां से बाइक से लेके निकलते हुए दिखाया जाता है और हान की आंखों में आंसू होते हैं। सीन चेंज होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ टीनेजर्स आग जला के खड़े होते हैं। तभी एक गाड़ी वहां आके रुकती है। चियोन उनके पास जाता है और कैसा है, मैं सैंडॉक गैंग का डिप्टी बॉस हूँ, मैं इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस मुझे इतना बता दो तुम लोगों का लीडर कौन है, मुझे उससे बात करनी है। वो बंदा कहता है तुम जैसे बूढ़े से हमें कोई बात नहीं करनी। चियोन अपने आंखों को पकड़ते हुए कहता है आजकल के बच्चे भी ना नहीं समझते, मैं कितने प्यार से इनसे बात कर रहा था। आजकल के बच्चे बहुत रूड है और हम देखते हैं कि एक बंदा वैम्पायर में ट्रांसफर होते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। वो वैम्पायर उसका हार्ट मोड़ के उसको जमीन में गिरा देता है और जो बंदी तब से उस बंदे के साथ चिपकी हुई थी वो रोने लगती है। चियोन कहता है अरे उसका हाथ मत तोड़ो, उसे अभी भी बाइक का हैंडल पकड़ना है, एक बाइकर जो है। वो बंदा कहता है मैं करूंगा, ठीक है मैं करूंगा। चियोन अपने बंदे को गाड़ी के डिग्गी से पैसे लाने को कहता है और उसको देता है और कहता है तुम इससे बाइक खरीदो या तुम इससे पैसे को उड़ा दो, लेकिन मुझे वो ग्रीन एयर वाला बच्चा चाहिए मेरी आंखों के सामने, बस इतना ही। क्या तुम समझ गए? ये तो बस नमूना है जो होने वाला है उसका। वो वैम्पायर चिल्लाते हुए ताकत लगाता है और चियोन वैम्पायर को कहता है अरे अरे उसको गला मत तोड़ो, इतनी जल्दी थोड़ी ये मर सकता है, अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और वो एक धुआं उड़ाते हुए कहता है शाम होने लगी है, अब ये वैम्पायर और भी खतरनाक होता जाएगा। तभी हम देखते हैं वैम्पायर ने उसका खून पी लिया होता है और बंदा नीचे गिरा पड़ा होता है और खून नीचे पड़ा होता है। सीन चेंज होता है, हमें वो फर्स्ट एपिसोड वाले कैफे का सीन दिखाया जाता है। कैफे का गेट खुलता है, वहां स्ट्रॉन्ग होती है और बोलती है हमें माफ कर दीजिए आज कैफे बंद है। और कहती है हान क्या ये तुम हो, कैसे हो तुम हान, तुम्हें देखे हुए महीने बीत गए। हान कहता है करीब 4 महीने हो गए ना। स्योंग कहती है वो इंसान बनी गए जो तुम बनना चाहते थे। हाँ ये सब हार्मोन शॉट्स थे तुम्हारे, तो कैसा लग रहा है अकेले रह के? ओ मतलब तुम्हें पता चल गया है, सॉन्ग ने तुम्हें सब कुछ सिखाया और पाला क्योंकि उसे ये काम करने के पैसे मिले थे। और क्योंकि मैं सिल्वेस्टर की रिप्रेजेंटेटिव हूँ कोरिया में, इसलिए मुझे सब पता रहता है, बस मुझे ये नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हान कहता है मुझे सुनने में आया है कि ऐसी भी टूल्स होते हैं जिनसे हम वैम्पायर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे ब्लडस्टोन पेंडुलम कहते हैं और इसे वैम्पायर्स को ढूंढना मुश्किल है। ये बस पास की वैम्पायर्स को सेंस कर सकता है और मैक्सिमम रेंज करीब 20 मीटर्स है। मैं इसे अभी खरीदना चाहूंगा। सच्ची मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास एक क्रॉसबो भी है जिसमें सिल्वर स्टोन लगे हुए हैं। हान कहता है मेरे पास पहले से वेपन्स है, लेकिन ओल्ड मैन जुन साइक्लेटिक मून तो तुम्हें नहीं बेचेंगे, इतना तो मुझे पता है। हाँ तुमने सही कहा, उन्हें दिक्कत तो है क्योंकि मैं एक माइनर हूं ना, लेकिन कोई भी ऐसा डीलर नहीं है जिसके पास ओल्ड मैन जुन के जैसा सामान हो। लेकिन उनके भी कुछ उसूल है जिनको वो कभी नहीं छोड़ सकते। सियोंग कहते हैं मेरे पास VT-13 तो है, लेकिन ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। उसने वो दिखाते हुए कहती है क्या तुम्हें ये चाहिए? हान कहता है थैंक यू, और जैसे ही लेने वाला होता है तभी वो उसे हटा देती है और कहती है तुम्हें पता है ना मैं कार्ड्स नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ कैश लेती हूँ। सीन चेंज होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां हान बाइक रोड पे पार्क करके खड़ा होता है, एक रेलिंग पे हाथ रख के सोच रहा होता है कि पहली बार जब सिल्वेस्टर से वो मिला था तब उसने हान से पूछा था क्या तुम उसके ब्लड को पिया, और झूठ मत बोलना, और तुम वो अकेले बदनसीब नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। और उसे याद आता है
वो जाने से पहले कह के गया था, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैड मून्स हानसे गन। पता नहीं कब जो वो लौटेगा, उसे गए हुए 1 साल हो गए हैं। मुझे तो ताज्जुब होगा अगर वो कभी कोरिया वापस आ जाए तो। तभी हमें सुनाई देता है, कोई कहता है, कैसे हो हान? वो बंदे कहते हैं, क्या ये तुम ही हो हान? बहुत समय हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, तुम बहुत ही बदल चुके हो। क्या तुम्हें क्या हमें मिले हुए 1 साल हो गए? कि तुमने हेयर का क्या किया है? वो लड़की कहती है, तुम बहुत लंबे हो गए हो हान, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हान कहता है, तुम कौन हो? वो बंदा हंसते हुए कहता है, अभी भी तुम्हारी वो पुरानी एटीट्यूड नहीं गई ना? तुम अभी अभी तो जवान हुए हो। जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे उतना गुस्सा आता है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे वजह से हमने कितना सफर किया है। हान कहता है, जियोंग यून जिन, तुम मरना चाहते हो क्या? तभी हान का वो पेंडेंट चमकने लगता है। उसे समझ में आ जाता है यहाँ आसपास कोई वैम्पायर है। और ये कोई ऐसा वैसा वैम्पायर नहीं है, क्योंकि ये दिन में भी बाहर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये एक लॉर्ड वैम्पायर जो कि धूप में भी निकल सकते हैं। हमें योंग के हाथ पे वो खून का निशान दिखाया जाता है। हान सोचता है, क्या इसका मतलब किसी वैम्पायर ने इसको काट लिया है? और क्या ये भी म्यूटेट हो चुका है? अगर ये नेकलेस रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब यही उनमें से एक बन चुका है। हान पूछता है, क्या तुम सैंडॉग गैंग के साथ हो? तुम बड़ी जल्दी हमें पहचान लिए। तुम लोगों को कितने पैसे मिले उनसे ये कराने के लिए? 2 मिलियन तुम्हारी लोकेशन के लिए और 8 मिलियन वन सिर्फ तुम्हें उनके पास ले जाने के लिए। और तुम्हें बता दूं कि मैं छोटा सा हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ। हान सोचता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं इन्हें अभी ही मार दूं, लेकिन यहाँ ये सब देखने वाले बहुत लोग होंगे। हान कहता है, क्या 8 मिलियन काफी है इतने सारे लोगों के लिए? योंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और पंच करने वाला ही होता है। तभी हान कहता है, तुम्हें अगर एक बाइकर की इज्जत रखनी है तो इसको बाइकर्स की तरह सेटल करते हैं आज हम, और गुंडे बदमाश की तरह हरकतें करना बंद करो। सीन चेंज होता है, हम दोनों बाइकर्स को देखते हैं। एक बंदा कहता है, तुम दोनों बाइकर्स हो और ये रेस है, मुझे रूल समझाने की जरूरत तो नहीं है। जियोंजिन एक्सप्रेस वे का एंट्रेंस फिनिशिंग लाइन होगी। योंग कहता है, बहुत समय हो गए एक साथ ऐसे राइड किए हुए, तुम्हें हमसे सही से बात कर लेनी चाहिए थी। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम शायद बाद में मिलके कुछ ड्रिंक कर सकते हैं। हान कहता है, तुम्हें सनसेट पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आखिरी चीज होगी जो तुम देखोगे। सामने वाला बंदा कैन को नीचे फेंकता है और रेस स्टार्ट हो जाती है। दोनों बाइकर फुल स्पीड में आगे निकलते हैं, बाकी लोग उन्हें पीछे बाइक से लेके फॉलो करते हैं। तभी योंग के सामने एक ट्रक आ जाता है। दोनों साइड से ट्रक का ओवरटेक कर देते हैं। योंग कहता है, तुम्हें अपने बाइक को साल भर से नहीं छुआ क्या? तुम बहुत ही स्लो चला रहे हो। तुम्हारा हो गया है हान से गन? और कहता है, क्या तुम सुन भी रहे हो हान? हान सोचता है, वैम्पायर तो वो बन रहा है, लेकिन अभी भी वो एक ह्यूमन ही है। फिर उसे सन की बात याद आती है, अगर तुम पहले से ही सोच चुके हो किसी को मारना होगा तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। लेकिन अगर ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाए कि तुम्हें उसे मारना ही होगा और तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो उसे मार दे। हान कहता है, मुझे इसे मारना ही होगा। हान रास्ता बदल लेता है और योंग चिल्लाता है, तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरे बाइकर्स कहते हैं, क्या हुआ, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? सीन चेंज होता है, हमें डिप्टी बॉस को दिखाया जाता है। वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, तुम लोग उसका पीछा कर रहे हो? कॉल वाला बंदा कहता है, ये चेज कम, ये रेस ज्यादा है। एक मैच ये मैच दोनों मर्दों के बीच हो रहा है। डिप्टी बॉस गुस्सा होकर फोन में चिल्लाने लगता है, क्या तुम लोग सब पागल हो चुके हो? ये मैच हो रहा है, मैंने तुम्हें कहा था उसे पकड़ने को। वो लड़का तुम्हारी सोच से बहुत अलग है, जाओ और उसे पकड़ लो, वो कभी भी भाग सकता हो। कॉल वाला बंदा कहता है, हमने उसे खो दिया। तभी सीन चेंज होता है, एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है जहां हान पहुंचता है और उसके पीछे योंग आता है और कहता है, हे हान, ये रेस थी या तुम भाग रहे हो थे? तुम खुद को एक मर्द कहते हो, लेकिन तुम तो डरपोक बन गए 1 साल में। हान कहता है, तुम्हें रेस के लिए नहीं बोलना चाहिए था। और तभी योंग के गला कटता है और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। हान उसकी तरफ गन लेके आगे बढ़ता है। 1 साल हो या 100 साल, तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए था कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। क्या ये दर्दनाक है? कोई नहीं, मैं इसे कंफर्टेबल बना देता हूँ। हान एक खून का बैग चाकू घुसा के पार देता और खून को उसे धीरे धीरे पिलाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी दर्द फील नहीं हो रहा और मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहा हूँ। उसका चोट भी हील होने लगती है। क्या ही डिलीशियस स्मेल है। और वो पावर अप होता है कि
उसके शरीर के चारों तरफ ब्लू फ्लेम जलने लगती है और वो दर्द में चिल्लाने लगता है, हांसेगन तुम पागल, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ। तभी सीन चेंज होता है, हमें उस बाइकर्स के ग्रुप को दिखाया जाता है और उनके सामने होता है वो डिप्टी बॉस। उस ग्रुप में से एक बंदा हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं वहां एक काला धुआं निकल रहा होता है और वो बंदा कहता है और वो इंसान नहीं रहा। हम देखते हैं उसी उसकी बाइक और उसकी पूरी बॉडी चल रही होती है ब्लू फ्लेम में। डिप्टी बॉस कहता है वो इंसान है जो वैम्पायर बनने वाला था। सीन चेंज होता है, हमें हान को दिखाया जाता है जो कहता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी उसको मारने के अलावा। वो एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें मुझे उसको मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सीन सीन चेंज होता है, हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ कैफे में एक लड़की कहती है आपका क्या ऑर्डर है, इंग्लिश में। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसकी आंखें काफी अलग होती है और वो कहता है कोई बात नहीं, तुम कोरियन में भी कह सकती हो। लड़की कहती है ठीक है तो बताइए क्या ऑर्डर है आपका। वो कहता है मेरे लिए एक शैंपेन ले आओ। तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विलहेम। उसकी आंखें भी उसी बंदे की तरह होती है जो कहता है मास्टर एक लड़की अभी यही बेहोश हो गई है हमारी कार पे। वो लड़की उनकी ही कार पे बेहोश हो जाती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वही रेड कार में होती है वो लड़की और उसे ड्राइव करके ले जा रहे होते हैं वो दोनों। तभी वो लड़का पूछता है क्या ये सही है मास्टर, शायद हमें उस एशियन लड़की को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। वो बंदा कहता है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन विल, और मैं उसे बहुत ज्यादा मानता हूँ। वो बच्चा कहता है ये तो है, मुझे नहीं पता मास्टर आप कब क्या सोचते हो। वो बंदा कहता है कभी कभी हमें सब कुछ किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। और अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है मैं काफी रोमांटिक हूं ना,